तो उसमें शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तो डेट आया है, तो जो तुम्हारा 2 पेजेस में ले रहा है, तो फर्स्ट पेज में इकोनॉमिक्स का नाम है नहीं, है ना। तो अब तो 17 के बाद ही होगा, कभी होगा। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। करीब 20 क्वेश्चन होंगे उसके, 20 क्वेश्चन है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, आज। तो लेट्स स्टार्ट। पहले शेयर कर लूँ मैं। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें जो है एक रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है ना। एक रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है, वाई टी इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डी टी प्लस बीटा 1 एक्स टी प्लस बीटा 2 वाई टी इंटू डी टी प्लस यू टी। तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो किस चीज के लिए यूज होता है ना। कि मतलब डिसेंट्रलाइजिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, या सीजनल ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं इसको, या एनालाइज द स्ट्रक्चरल ब्रेक इन डेटा, या एनालाइज द पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप इन डेटा। ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था, तो ये पहली बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो अभी क्या है कि अब पहला हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं कि क्या किसमें क्या हो। ठीक है। तो जनरली मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा है, वाई टी इक्वल्स इज ए फंक्शन ऑफ, वो क्या होता है, ट्रेंड का होता है, ट्रेंड स्टेशनरी बोलते हैं, ट्रेंड। और दूसरा बोलता है सीजनैलिटी होता है, और उसमें एक रैंडम टर्म होता है ईटी, तीन चीज होता है, तो फंक्शन होता है। ठीक है। ये एक्चुअल टाइम सीरीज डेटा है। और इसमें जो है एक ये जो है टीटी जो है वो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, एसटी जो है वो सीजनैलिटी है ना। तो सीजनल कंपोनेंट जो है उसमें को मेजर कर रहा है, और ये जो है इरेगुलर है, और तुम्हारा इसको बोल सकते हैं तुम्हारा रिमाइंडर या रेसिडुअल, है ना, जो स्टेशनरी कंपोनेंट की बात कर। अब इसमें दो तरीका का बात होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, है ना, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये होता है कि जिसका जो रिजल्ट को हम लोग सही सही से बता दें, विदाउट एनी एरर। फ्यूचर कैन बी प्रोडक्ट प्रेडिक्टेड विदाउट एनी एरर। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, है ना। कि फ्यूचर जो है उसको हम बिना किसी गलती के अगर हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए हैं तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और जो फ्यूचर कांट बी प्रेडिक्टेड विदाउट एरर, अगर ऐसा होगा तो वो स्टोकास्टिक होगा, या उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। अब इसमें है कि संभावना है ना, गलती करने की संभावना, प्रोबेबिलिटी है, सही हो सकता है गलत भी हो सकता है, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी, इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है। तो ये दो चीज होते हैं। तो ये डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, मतलब ये डिटरमाइंड है, ये गलती नहीं कर रहे हैं इसमें है, लेकिन कुछ कुछ टाइम सीरीज का डेटा है जो ऐसा जा रहा है, उसके कारण जो है ये जा रहा है, समझ गए। तो ये ट्रेंड है बढ़ता हुआ, तो ये ट्रेंड को बात कर रहे हैं। सीजनैलिटी का बात होता है कि जैसे कि मान लो हर समय दीपावली में जैसे सेल्स जो है जनरली जो है मान लो रखे चल रहा है कि किसी भी जगह का सेल्स ऐसा चल रहा है, लेकिन हम हर समय जो है हर साल आएंगे, तो अक्टूबर नवंबर के महीना में जब दीपावली वगैरह दशहरा वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो उस समय देखोगे सेल्स अचानक से ऊपर, तो दिसंबर तक ही चलता है, उसके बाद फिर जनवरी से रिसेशन हो जाता है। ये हर साल के डेटा में आएगा कि वह समय जो है ज्यादा लोग कस्टमर लोग खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, सीजनल। अब हमारा काम क्या है, हम जब बता रहे थे कि टाइम सीरीज को पढ़ाते समय कि टाइम सीरीज में दो ही काम करते हैं हम लोग, एक होता है स्मूथिंग और दूसरा होता है फोरकास्टिंग। स्मूथिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर डेटा मेरा ऐसा ऐसा जा रहा है, अब इससे हमको तुम्हारा प्रेडिक्ट करना है कि आगे क्या हो।
अब इस ऊपर नीचे में ये इसके यहाँ पॉइंट में पहुंचने के बाद ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा कैसे पता? तो इसीलिए हम डेटा को स्मूथ करते हैं और बनाते हैं कि अच्छा एक लाइन टाइप का बनाने का कोशिश करते हैं। अब ये लाइन है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जा सकते, तो स्मूथिंग करते हैं डेटा को, जो इरेगुलर जो है उसको स्मूथ करते हैं। तो ये जो है तुम्हारा सीजनलिटी के कारण ये जो स्पाइक आया है, इसको भी हम एवरेज निकालेंगे कि हर समय ये आता है तो इसको एवरेज करके बोल देंगे भाई हाँ इतना है। तो ये डी सीजनलाइजिंग इसको करना बोलते हैं कि इसका जो है ये स्पाइक को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका एवरेज निकाल के स्पाइक को। तो दो तरीका से होता है, एक तो तुम्हारा डेटा जो होता है दो तरीका का होता है, एक एडिटिव होता है और एक तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो वाई टी इज इक्वल टू तुम्हारा एडिटिव होगा तो टी टी प्लस एस टी प्लस ई टी, ये एडिटिव हो गया। और ये हो गया एक मल्टीप्लिकेटिव होता है, टी टी इंटू एस टी इंटू ई टी। दो तरीका का जो है इसमें हम लोग आ सकते हैं। तो ये जब हमारे पास आ रहा है एडेप्टिव मॉडल, जब हम लोग कब लगाते हैं कि जब सीजनल फ्लक्चुएशन जो है ना, वो लेवल ऑफ टाइम सीरीज के साथ वैरी नहीं करता। और अगर हम लोग है मल्टीप्लिकेटिव कब लगाते हैं, जब वो सीजनल फ्लक्चुएशन जो है ना वो टाइम सीरीज के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज कर, तब जाके जो है तुमको हम इसको मल्टीप्लिकेटिव, तो ज्यादातर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ही यूज करते हैं। ठीक है, तो डीसीजनलाइजिंग में जो है ना हम लोग अगर इक्वेशन लेंगे तो डीसीजनलाइजिंग में मान लो अगर हम लोग को करना है टी टी, तो उसमें हम लोग लेते हैं कि वाई टी माइनस वन प्लस वाई टी प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। ये देखो ये एवरेजिंग कर रहे हैं अगर ये तुम्हारा ऐसा है तो। और एक एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, टी टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस टू प्लस वाई टी माइनस वन प्लस वाई टी बाई थ्री, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग जो है एवरेज कर रहे हैं, डीसीजनलाइज कर रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे, अगर मान लो तुम्हारा यहां पर रहेगा तो डीसीजनलाइज कर रहे हैं मतलब स्मूथ कर रहे हैं, इसको एवरेज निकाल के स्मूथ कर देंगे। तो इस टाइप का अगर रहता तो डीसीजनलाइजिंग द टाइम सीरीज डेटा होता तो इस टाइप का इक्वेशन बनता। ठीक है, एवरेज निकाल के हमको ये करने वाला, तो ये काम यह नहीं है, तो ये इक्वेशन ऐसा नहीं है, तो ये चीज नहीं होगा, तो ये पहला वाला नहीं है। ठीक है, एनालाइज द सीजनल ट्रेंड। अब सीजनल ट्रेंड को एनालाइज अगर हम लोग करने जा रहे हैं कि सीजनल ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो एडिटिव मॉडल अभी हम लोग जोड़े थे, तो इसमें हम लोग निकालेंगे ई टी इजिकल टू, अब ई टी निकालेंगे तो क्या होगा, वाई टी से सब माइनस हो जाएगा, वाई टी माइनस टी माइनस एस टी। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में करेंगे तो ई टी इजिकल टू वाई टी डिवाइडेड बाई टी टी इंटू एस टी। अब ये अगर जीरो आ गया है ना, ये जीरो आ गया तो मतलब सीजनैलिटी नहीं है, मतलब उसमें स्टेशनैरिटी है, तो उसमें सीजनैलिटी नहीं। अब यहाँ पर ये वन आ गया तो भी हमको पता चलेगा कि नहीं यहाँ पर जो है सीजनैलिटी नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन रहता तो हम लोग एनालाइजिंग द सीजनल ट्रेंड को कर रहे होते। तो ये दोनों काम हम नहीं कर रहे। अब ये तीसरा बचा एनालाइजिंग द स्ट्रक्चरल ब्रेक इन डेटा, मतलब जो डेटा है उसमें ब्रेक आया है उसको एनालाइज करने का। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखो वाई टी जी को अल्फा वन प्लस अल्फा टू डी टी है ना, और एक्स टी। अब ये जो है एक तरह से वो ट्रेंड है यहाँ पर ब्रेक आने का, तो देखने का कि अगर ये अल्फा का कुछ वैल्यू है और इस वाई टी के साथ डी टी के साथ भी इसको जोड़ दे है ना, और बीटा टू का भी अगर कुछ कॉफिशिएंट का वैल्यू आ जाए, तो हम मान के चलेंगे कि देयर वाज अ ब्रेक इन द डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चरल ब्रेक डेटा हो। तो ये जो रिग्रेशन मॉडल है असल में वो शो करता है स्ट्रक्चरल ब्रेक ब्रेक। ठीक है, तो ये तीसरा वाला उसका राइट आंसर है। और एक लास्ट वाला है पीस वाइज। तो अगर हम लोग पीस वाइज करते हैं तो उसमें बताता है कि पीस वाइज मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा कि एक जो है तुम्हारे पास ऐसा और उसके बाद ऐसा। तो ये दो रिग्रेशन मॉडल, एक रिग्रेशन मॉडल में फिट नहीं कर रहा है, तो एक यहां तक गया और एक यहां तक गया। तो जैसे कि तुम ऐसे अंदाजा तुम ऐसे लगाओ कि अगर तुम सेल इतना का करते हो है ना, तो तुमको जो है इतना कमीशन मिलेगा। एक बार तुम 100 से ज्यादा का सेल करने लगोगे तो तुमको कमीशन जो है 5 गुना बढ़ जाएगा। समझ गए?
तो ये तुम 100 कर रहे हो तो तुमको कमीशन जो है वो 10% मिलेगा, और अगर तुम 100 से ज्यादा सेल करते हो तो तुम्हें अचानक से तुम्हारा जो है 50% कमीशन मिलेगा। ऐसा होता है। तो दो डेटा को लेके चल रहे हैं। तो उस केस में जो हमारा जो बनता है पीस वाइज में, तो वाई आई इज इक्वल टू, मान लो अल्फा टी प्लस तुम्हारा बीटा एक्स आई, है ना, प्लस बीटा टू एक्स आई माइनस एक्स स्टार, और प्लस एक्स स्टार, और उसके बाद डी आई प्लस एक्स यू टी, है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स स्टार मतलब एक्स स्टार मतलब क्या, वो थ्रेशोल्ड लिमिट कि 100 वाला है, 100 के बाद बढ़ रहा है। तो एक्स आई एक्स स्टार जो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहे हो तब जो इसको आता है, तब इसका कुछ वैल्यू आता है। तो ये पीस वाइज रिग्रेशन जो है वो इस टाइप का रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स स्टार इस टाइप का रहेगा, वो इसमें नहीं है। तो ये है क्या, तो ये है तुम्हारा एनालाइज द स्ट्रक्चरल ब्रेक इन डेटा। ठीक है। तो जो, तो इसलिए इसको सब चीज को जैसे एक एक सारे कंपोनेंट को समझा दिए कि क्या होता है। ठीक है। तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि अगला बार पूछे, हो सकता है किसी में डिसेंट्रलाइज का पूछ दे, किसी में एनालाइज का पूछ दे, पीस वाइज का पूछे कि कैसा होता है, तो पीस वाइज ऐसा होता है, उसका फिगर पीस वाइज कैसा ही होता है, ऐसा ऐसा ब्रेक रहेगा। कहीं पर एक पॉइंट आएगा, वो नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको एक रिग्रेशन लाइन से हम लोग उसको नहीं बता सकते हैं। जैसे होता है ना कि अभी जैसे अब चल रहा है कि इतना यूनिट तक बिजली फ्री हर जगह पे, और उसके बाद फिर तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो फ्री वाला जाएगा उतना में, और उसके बाद फिर एक अचानक से बढ़ जाएगा उसका। तो वो एक ही रिग्रेशन लाइन में थोड़ा ना हो जाएगा सारा कंज्यूमर, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर का। उसमें दो रिग्रेशन लगेगा, फ्री वाला अलग और उस वाला अलग। तो वो पीस वाइज होता है। ठीक है। तो एक हो गया ये, तो इसका आंसर 3 होगा, है ना, ये वाला स्ट्रक्चरल ब्रेक। फिर बोल रहा है क्या, द वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विच कंस्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड्स इन द तुम्हारा टॉस ऑफ टू कॉइन साइमल्टेनियस। तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहला भाई कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितना हेड आ सकता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। तो हेड जो है, पहला तो है कि हेड आ सकता है, मान लो ये इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ हेड हो सकता है, तो कि क्या हेड आ सकता है, दो हेड आ सकता है, एक हेड आ सकता है, जीरो हेड आ सकता है, यही ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना ये बात, कि टॉस करेंगे तो यही होगा। ठीक है। अब तुम्हारा जो है इसमें क्या है कि हमको हेड आना है, तो हेड जो है और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितना हेड का हो रहा है। ठीक है। तो हेड आने का 0, 1 और 2। ठीक है। तो जीरो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आया तब, तो ये क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ये आने का मतलब 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो हेड 1 आ सकता है, तो ये 2/4। और दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो है 1/4। तो ये तुम्हारा उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस ऑफ ए मान लो हम लोग को निकालना है, तो उसका क्या हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला होगा ई एक्स, लिखते थे हम लोग ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो अब ई, पहले हम लोग ई एक्स तो पहले निकाले, तो ई एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये हम लोग करते हैं। ठीक है। तो एक्स यहां पर देखो क्या है, 0, और उसका प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, और ये समेशन है मतलब प्लस 1 आने का, 1 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/4, और 2 आने है, 2 हेड, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इसको करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 1/2, तो जोड़ेंगे 1/2, 1/2, तो क्या हो जाएगा 1। तो ई एक्स का वैल्यू 1 आया। अब हमको निकालना है क्या, ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, अरे सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब इस सब को एक्स को स्क्वायर कर देना, तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इंटू 1/4
प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1/2। आंसर कौन सा होगा 1। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कुछ पूछना है? नहीं, बोल नहीं रहा है। हम्म? किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या मेरा? आर यू देयर? बोलेगा नहीं तो कैसे जानेंगे, चुप चुप आके। चलो, तो ये हो गया, इसका निकल गया। अब आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें क्या है, सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल। अब इसको कौन दिया था? ठीक है, हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। नॉर्मिट मॉडल, इसको हम बताते समय बोले थे कि नॉर्मिट और प्रॉबिट मॉडल एक ही है। ठीक है, तो बी का 1 तो हो गया। तो पहला तो देखो कि बी का 1 है कहां, एक ही है जिसमें बी का 1। दूसरा तीसरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है ना, एक ही है, और 100% जानते हैं कि नॉर्मिट मॉडल और प्रॉबिट मॉडल एक ही है। ठीक है, हम बताएंगे और सब क्या है, लेकिन तुम देखो एग्जाम में अगर जो हम पढ़ाए थे उसको पढ़ के गए थे, तो बाकी कौन सा देखने का जरूरत ही नहीं है। नॉर्मिट और प्रॉबिट मॉडल एक ही है, एक ही चॉइस है, टू आंसर ऐसे होगा, चेक करो। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, ठीक है ना, ये कायोग दिया था, ये भी हम बताए थे। ठीक है, पार्शियल एडजस्टेड मॉडल जो था ये नेरलोफ का दिया हुआ है। तो ये भी, ये तीन हम तो जानते थे। एक तो जो सेंसर रिग्रेशन मॉडल, तो वो हो गया टॉबिट मॉडल। तो अब यहां पर क्या है कि एक चीज यहां पर ही बोल सकते हैं कि टॉबिट जो मॉडल है, इसका दूसरा नाम ही है सेंसर रिग्रेशन मॉडल, और ये डिजाइन किया गया है एस्टिमेट करने के लिए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स व्हेन आइदर लेफ्ट और राइट सेंसरिंग इन द क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल में लेफ्ट और राइट सेंसरिंग हो रहा है, या इसको ऑल्सो बोल सकते हैं अबव और बिलो सेंसरिंग हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए जो मॉडल है लीनियर मॉडल, उसको बोलते हैं तुम्हारा टॉबिट मॉडल। तो यही है। तो तुम देखो कि इसका आंसर एकदम तुरंत बन गया, मतलब इसको कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं। तो यू शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंट, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पढ़ाते हैं बस लगभग उसी से आता है, ऐसा एक आधी क्वेश्चन इधर मिस हो जाएगा, ये तो बनेगा सब उसी से। तो इसका क्लियर है ना इसमें? आगे चलें? बोल ही नहीं रहा है कुछ, छोड़ो। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में बताए थे इसमें। अब पी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए अलग है बी से, उसको कोई मतलब नहीं है। तो पी ए जब बी हो चुका है तो वो क्या होगा, पी ए। बी का होने से उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो सही चीज है, तो पहला वाला राइट। अब बोल रहा है कि पी ए जब बी हो चुका है, ये पी बी कभी नहीं होगा, क्योंकि तो बी से कोई मतलब ही नहीं है। अब बी का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये वाला गलत है, तो दिस वन इज रॉन्ग। फिर बोल रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं पी ए एंड बी लिखा रहता है, उसी को हम लोग पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, और इंडिपेंडेंट के केस में पी ए इंटू पी बी होता है, ये तो हमको पता ही है। तो दिस वन इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट और तुम्हारा जो है पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो एकदम सही बात है, तो ये सी भी सही है।
अब ये बोल रहा है सेक्टर वाला पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी, तो ये नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो भी ऑप्शन होगा ए सी डी वही होगा, तो दिस इज योर राइट ऑप्शन, ए सी डी। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे उसी से है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन सब्स्टिट्यूशन लाइज बिटवीन 0 1। ये क्वेश्चन में हमारे हिसाब से 1 2 रोड से लेके इंफिनिटी रहता, तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, वो तभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट बनता है। इसलिए क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो, ये फॉर्मूला है, जहां पर सिग्मा जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और रो जो है वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि 0 और इंफिनिटी के बीच। तो अब तुम देखो कि अगर यहां तक ये 1 हो जाएगा तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए ई वाला को इंक्लूड हम इसलिए नहीं बोले, इसलिए बोले कि 1 से बड़ा ये वाला ज्यादा अच्छा रहता। ये यहाँ पर ही गलती किया है, 0 से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 से रहता तो यहाँ पर तुम देखो कि अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 के बीच में कुछ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मान लो 0.5 हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/0.5 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, मतलब 5, तो 2 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर बड़ा हो सकता है, ये सिग्मा इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा कोई भी चीज ऑप्शन नहीं दिया इसमें सिग्मा इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन बटा, और 1 से जब भी बड़ा होगा तो ये माइनस हो गया, और 1 से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा और ऊपर छोटा, है ना, तो हमेशा से जो है वो क्या कहते हैं, क्या होगा, वो लेस देन 1 ही होगा। तो इसीलिए इसको ऐसा होना चाहिए था, और इसका आंसर जो है तब के केस में सिग्मा इज लेस देन 1, क्योंकि ई वाला चीज जो है वो वायलेट कर रहा है वहां पर, और दूसरा चीज वायलेट ये भी कर रहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अगर रो इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, इसको तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, 1/0 तो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी है, इसको 1 कर देने से फिर ये आंसर जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इज दिस, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला। हाँ, सर इसका फॉर्मूला हम 1/1 माइनस वही पढ़ते हैं सर, इसमें हम 1/1 प्लस रो को किसका फॉर्मूला होता है? नहीं ये इसका नहीं है, ये 1 माइनस रो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का 1/1 माइनस रो। अब वो प्लस रो वाला हमको याद नहीं आ रहा है, वो शायद उसमें होगा कहीं, तब सर मेरे वो शायद कहीं कुछ पर पढ़ी दूसरा जगह में नहीं होगा। है। हाँ वो कोई दूसरा जगह, मोनोपोली वगैरह कहीं पर से, है ना, ये वाला यहीं पर। ये हो गया, तो इसका आंसर लेस देन 1 होगा तब जब 1 से रो और इंफिनिटी के बीच में होगा तब। ठीक है, देखो ये 1 प्लस बीटा पता नहीं क्या चीज के लिए कह दिया। सर ये हाँ सर यही मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कहीं पढ़ा है तो यही तो है। नहीं तो ये कुछ दूसरा चीज का वो लग रहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, समझ रही हो, तो ये पता नहीं कहाँ से ये लेके आया एफिशिएंट का पैरामीटर। तो ये वाला जो है ना वो ठीक नहीं है, वो वही वाला ठीक है, 1 जो है ना सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। मैंने रुको रुको ना दिखा देता हूँ, एक मिनट तुमको दिखा देता हूँ। सर पता नहीं, फिर मैंने यही पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देखा था। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो, कांस्टेंट इलास्टिसिटी। जी, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में। हाँ रुको मैं दिखा रहा हूँ, खोलने को दो। देखो सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस, दिया है ना, तो हाँ जी सर। हाँ, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन नहीं करने का है। रो देखो यहाँ पर है, रो रो, ये सारे सब रो जो है वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर ये नहीं करने, कभी कभी होता है ना कहीं गलती हो जाती है, तो गलती को नहीं होना चाहिए, राइट है वही सही। ठीक है,
तो दैट इज दिस इज राइट, दिस इज नॉट, सब पता नहीं इसका क्या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, वो झींगन में कभी कोई गलती कर, ठीक है। तो अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है क्या, इफ द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इज गिवन, ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो। तो अभी क्या करना है इसमें, बताएं, बनाएगा तुम लोग साथ में कि हमको बना देना पड़ेगा सारा का सारा। पीडी अब इसको दोनों को बराबर करते हैं, तो 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, क्योंकि हमको x और p का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डिमांड और सप्लाई फंक्शन से हम लोग इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू 4/3, तो इसमें किसी में से एक में पुट कर लेंगे, तो p इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, 120, 60 माइनस 20, तो 40/3, ठीक है। तो p 40/3 हो गया। अब एक और x जो है 4/3 हो गया। फॉर्मूला क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस का, किसी को याद है? Yes, sir. क्या? Px minus x and x dx. ठीक है, तो ये जो है सप्लाई फंक्शन का होगा, है ना, डी सप्लाई फंक्शन। यहाँ पर क्या करना है कि सप्लाई फंक्शन को लेना है ना। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी आ जाने से ना बहुत बड़ा गुस्सा लगता है, एस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये p इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 40/3 इंटू 4/3, पहले तो ये हो गया, और जीरो से लेके x तक बोल रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 4/3 निकालें, तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा जो है 0 टू 4/3 सप्लाई फंक्शन 4x प्लस 8 dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये 160/9 हो गया, और माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 0, और ये हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 4/3 0। अब यहाँ हो जाएगा 160/9 माइनस 2 इंटू 4/3 इंटू 4/3 माइनस 8 इंटू 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160/9 माइनस 16 और 2 32/9 माइनस 32/3, ठीक है। इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, 160 माइनस 32 माइनस 96, तो ये हो जाएगा 128, मतलब 32/9 आंसर, यहाँ पर ये आंसर है 32। अब यहाँ पर हम फास्ट कर दिए कि इसका है, अभी तुमको बता दिए हैं, तो ये तो तुमको इंटीग्रेशन खुद से करना हो कि 4 और x का, 4 बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx वो होता है x² बाई 2, ठीक है। अब चूंकि डेफिनिट है तो उसके बाहर में लग जाएगा ये, और उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन बन रहा था वो 8 था, तो वो केवल dx बन रहा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो केवल जो होता है x होता है। तो वो तो हम तुमको बता दिए अच्छे से, तो वो अभी हम यहाँ पर समय पर बात करेंगे, इंटीग्रेशन बता के समय पर बात तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये x हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए उसके आगे 4 था तो यहाँ 4 लग जाता है, उसके आगे 8 था तो यहाँ 8 लग जाता। अब उसके बाद उसका जो वैल्यूज था यहाँ पुट कर लेते, और एक बार ऊपर का वैल्यू माइनस नीचे का वैल्यू, तो माइनस का नीचे का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए उसको लिखा ही नहीं, डायरेक्ट बना, ठीक है। यहाँ भी 4/3 माइनस 0 आता है,
उसको नहीं लिखे, ठीक है, क्लियर है ना? Yes. उसके बाद बोल रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिमांड फंक्शन ऑफ गुड ए इज गिवन बाय क्यू ए, है ना, दिया हुआ है तुमको क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 2 PA प्लस 0.2Y प्लस 0.3 PB, ऐसे दिया। बोल रहा है कि फाइंड द क्रॉस प्लस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके प्राइस से नहीं, इसके दूसरे गुड के प्राइस से करना पड़ेगा, डिफरेंस ये। तो डेल क्यू बाई डेल ए बाई डेल तुम्हारा हो जाएगा पीबी के साथ करेंगे, दूसरे के प्राइस से। अब ये कांस्टेंट है, उसका जो है डिफरेंशिएशन जीरो होगा। पी ए है पीबी के कर में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। वाई है पीबी के कर में कर है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसके केवल में केवल पीबी के होगा, तो उसका आंसर होगा केवल 0.3, ठीक है, तो इसको आएगा केवल 0.3, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 0.3 इसका वैल्यू। इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का, तो डेल क्यू ए बाई डेल पीबी इंटू पीबी बाई क्यू ए, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू हम लोग को 0.3 आ गया। अब उसके बाद सबका वैल्यू दिया हुआ है, पीबी, पीबी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ऊपर 10। अब नीचे में देखो क्या आ रहा है, 100, तो 100 हो गया पीए के क्यूए के जगह पे, माइनस 2 इंटू क्या है, पीए का वैल्यू 6 है, तो 2 इंटू 6 प्लस 0.5 0.2 इंटू 500 और इंटू प्लस 0.3 इंटू पीबी का वैल्यू क्या है 10, तो ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 0.3 और 10 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 100, और ये भी है 0.2 इंटू 500, तो इसका मतलब है कि 0.2 मतलब 1/5, तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 100 200, और उसमें से क्या हो जाएगा 12, और ये 3 हो गया तो 9, तो तुम्हारा 200 से 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 191, ठीक है। इसको करोगे तो इक्विवेलेंट जो है वो आएगा तुम्हारा 0.0157 ऐसा कुछ है। इसका मतलब चूंकि 5 के बाद 7 है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 0.016 लेते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में, और हाथ से वहाँ कैलकुलेटर होता नहीं है, तो इसी में आ गए। जहाँ 5 से ऊपर रहता, अगर 5 रहता तो 5 में छोड़ देते हैं, लेकिन ये 6 हो गया तो वो 6 लिखा जाएगा, 7 है तो सीधे, और 4 रहता तो 5 ही लिखा जाता, तो इसीलिए 0.3, सेकेंड वाला आंसर इसका सही है। क्लियर Yes. है ना? अब पूछ रहा है कि लॉजिट मॉडल पी आई गोज फ्रॉम 0 to 1, लॉजिट एल वेरीज फ्रॉम, हम पढ़ाते समय बताए थे कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होगा तो लॉजिट एल का वैल्यू जो है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में जाता है, तो ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में आता है, 0 to 1 के बीच में, तो आंसर 2 होगा, बिना आंख बंद के, बिना कुछ सोचे। इसमें कुछ बनाने का है ही नहीं, जो याद है रखने का चीज। नेक्स्ट है ए गेम इन विच द गेन्स और लॉसेस ऑफ वन प्लेयर और फर्म डू नॉट कम, है ना, एट द एक्सपेंस और प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट टू द अदर प्लेयर और फर्म। तो कहने का मतलब है कि ऐसा गेम जिसमें एक का गेन दूसरा का हानि नहीं हो रहा है, यही बोलना चाह रहा हूं। तो अगर एक का गेन दूसरा का हानि है तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम, तो इसका मतलब जीरो सम गेम ये नहीं है। तो बोल रहा है कि ए गेम विच गेन्स एंड लॉसेस डू नॉट कम इन द एक्सपेंस ऑफ प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट, तो ये है नॉन जीरो सम गेम, ठीक है, क्योंकि वो उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये होगा। दूसरा बोलता है मिक्स्ड गेम क्या होता है, तो मिक्स्ड गेम होता है कि जब यहाँ पर कि मिक्स्ड गेम में होता है कि जो प्लेयर जो है वो अपना स्ट्रेटेजी को डेफिनेट एक्शन चूज करता है,
ठीक है, मतलब वो अपने कोई डेफिनेट एक्शन नहीं चूज करता, उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चूज करेगा। किसी चीज के होने ना होने का प्रोबेबिलिटी का जहां बात करेगा तब मिक्स्ड गेम होता है। तो यहाँ पर जो है ये मिक्स्ड गेम नहीं, चूंकि प्रोबेबिलिटी का चुन नहीं रहा है। अब बैलेंस्ड गेम में हमको यहाँ बोलता है कि फेयरनेस बनाने के लिए, कि मतलब उसको भी ज्यादा हानि नहीं हो, इसको भी ज्यादा फायदा ना हो, ऐसा वाला बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग जो है वो डिफिकल्टी गेम का और फेयरनेस को बनाने के लिए होता है, उसको बैलेंस गेम कहते हैं। ये तीनों में से कोई नहीं होगा, सिर्फ नॉन जीरो सम। जीरो सम मतलब एक का फायदा है कहानी, इसमें बोल रहा है कि एक का फायदा है कहानी नहीं। A game in which the gains and losses of one player or firm do not come at the expense of, उस पे नहीं आ रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा के नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मतलब अच्छा भी है, डिफिकल्ट भी लगे अगर जो कभी नहीं बनाया है। इलास्टिसिटी का पूछा है, लेकिन अभी पूछ रहा है कि कैसे जो है कौन इसका मैचिंग होगा इलास्टिसिटी का। तो देखो इक्वेशन 1 जो है, उसमें इक्वेशन 1 को देखो, ए वाला को देखो। अब ए बोल रहा है क्या, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने से, है ना, क्वांटिटी बढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, मतलब किसी के परसेंटेज चेंज होने से उससे क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। यही ना बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी? मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग देखिए तो मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, मतलब एक वेरिएबल से बदलने का दूसरे पर क्या इफेक्ट। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम देखो कि प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस को एक्स मान लेते हैं हम लोग, और चेंज आ रहा है क्वांटिटी को वाई मान लेते हैं। यही चीज हम बताने के बोलते हैं कि यहाँ प्राइस एक्स है और क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमको चाहिए क्या, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या है, तो अब यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा, क्वांटिटी है, तो डीवाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई वाई, यही होगा, क्योंकि y इज क्वांटिटी और x इज प्राइस, तो यही वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, बीटा 2, x के रेस्पेक्ट में अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा वैल्यू, बीटा 2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे तुम अगर बीटा 2 लिख दो और x बाई वाई लिख दो, तो यही ना इलास्टिसिटी का वैल्यू है, होगा ना, आई बात समझ में, बोल नहीं रहे यार। यस तो लास्ट में नहीं क्लियर, तो दोबारा रिपीट कर दो, जैसे डेरिवेटिव निकाल दिया तो dy बाय डेरिवेटिव dy। निकाल दिया, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह बी टू पुट कर दिया, और एक्स बाई वाई था वैसे को छोड़ दिया, यही ना किया, कुछ तो नहीं किया। ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसको अगर डेरिवेटिव निकाला तो बी टू आ गया इसमें, ये तो जीरो हो जाएगा, तो बी टू, अब बीटा टू, और उसके बाद जो फॉर्मूला में एक्स वाई था जैसा उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर इसका जो मैच होगा वो कौन सा हो रहा है, एक का तीन, ठीक है, तो एक का तीन दो ठो है, अभी हम लोग को और करना पड़ेगा, इसका मतलब एक से आंसर मेरा नहीं मिल रहा है, दूसरा वाला निकालते हैं। अब बोल रहा है क्या, log y, ये वाला क्लियर है ना अभी, log y इज इक्वल टू, है ना, अब बोल रहा है बीटा 1 प्लस बीटा 2x, ठीक है। अब log y को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरीका से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब d log y इज इक्वल टू, तुम्हारा जो है हम लोग यहाँ करेंगे बीटा 2 dx, इसको करेंगे तो log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू बीटा 2, ठीक है, हम लोग यही करेंगे, और ये इधर हो गया dx, तो dx इधर dy बाई dx अगर हम लोग लेके आए
टोटल डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 2y हो गया ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला में पुट करो इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा 2y, ठीक है, और x बाई वाई, x कट गया तो बचा क्या, बीटा 2x। इसका पूछो कि बीटा 2x कहाँ है, तो b का 1, तो देखो ये वाला b का 1। क्लियर है, बात समझ में आई कैसे हो रहा है। Yes, sir. अब तीसरा को देखो, मना ही दे रहा हूं सब, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग x, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो इधर हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2, और x का करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा 2 बाई एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, बीटा 2 बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा x बाई वाई, दोनों कट गया, क्या इलास्टिसिटी आया, बीटा 2 बाई वाई। बीटा 2 बाई वाई कहाँ है, फोर्थ, तो c का 4, c का 4, ठीक है, तो उसका देखो आ रहा है। अभी देखो लास्ट वाला भी कर देते हैं इसको, log y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log x, ठीक है। इसको भी हम टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू बीटा 2 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा 2 वाई बाई एक्स, ठीक है। ये वो आया इसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला में पुट करो, तो बीटा 2 वाई बाई एक्स, और इधर में क्या था एक्स बाई वाई, नहीं ना था एक्स बाई वाई, ठीक है। ये दोनों कट गया तो इसका वैल्यू क्या आया, बीटा 2, तो देखो लास्ट वाला का वैल्यू क्या है 2, बीटा 2। तो चारों को कर दिए, तो यही देखो डी का 2, सी का 4, बी का 1 और ए का 3, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर, तो आसान था, लेकिन देख के हो ना एग्जाम हॉल में लगा अरे पता नहीं क्या पूछ दिया, रिग्रेशन है उसमें इलास्टिसिटी पूछ रहा है, इसका कुछ नहीं पूछ रहा है, डिफरेंशिएट करके ये सब बन रहा है, कुछ नहीं करना है। तो ये शौक नहीं होना, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाके शौक नहीं होना कि अरे ये सब जानते ही नहीं, ये सब जानते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग को अस्थिर रखेंगे, शांत बैठेंगे, बन जाएगा सबके सब। क्लियर, आगे चले ना। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ 9 ग्लोव्स कंटेन 2 लेफ्ट हैंडेड एंड 7 राइट हैंडेड। तो क्या बोल रहा है कि टोटल ग्लोव्स कितना है, टोटल जो है कितना है वो 9, उसमें लेफ्ट हैंडेड कितना है वो 2 एंड राइट हैंडेड कितना है वो 7। इफ 2 ग्लोव्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, तो 2 ग्लोव्स को निकाले हम लोग, है ना, फ्रॉम ए बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, उठाए निकाले निकाले, 2 को निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज लेफ्ट हैंडेड एंड अदर इज राइट हैंडेड। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक लेफ्ट हैंडेड है और एक जो है वो राइट हैंडेड, ठीक है। तो आप पहला देखो यहां पर क्या है कि पहला बताओ कि अगर मान लो पहला वाला जो हम निकाल रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, लेफ्ट हैंड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना टोटल है, So, seven. तो टोटल 9 है, तो 9 है, उसमें से लेफ्ट हैंडेड में कितना है 2, तो 2 बाई 9 होगा ना, दो में से एक चूज सकते हैं ना भाई। अब उसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो n, मतलब 2 में से एक चुनना है, 2c1 डिवाइडेड बाय 9c1, ऐसे आएगा, इसका भी आंसर 2 रही है। अब एक बार निकाल लिए तो अब बच, अब तो एक लेफ्ट हैंडेड पहले हो गया, अब तो अगला राइट हैंडेड चाहिए, ठीक है।
तो अब लेकिन एक ठो निकाल लिए तो बचा कितना है, तो मेरे पास 8 बचा है, ठीक है। और मेरे पास राइट हैंडेड कितना है 7, तो राइट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब पहला वाला लेफ्ट हैंडेड चुने और दूसरा वाला राइट हैंडेड चुनेगा। अब ये भी तो हो सकता है कि पहला ही राइट हैंडेड हो, तो पहला राइट हैंडेड हो तो उसके लिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 7/9, और दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 2/8, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, दोनों सिचुएशन में कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों का प्लस, इन दोनों को, मतलब कहने का मतलब है 2/9 इंटू 7/8 प्लस 7/9 इंटू 2/8, यही होगा। अब इसको करेंगे तो ये 9 8 जा 72, तो 14/72 प्लस 14/72, तो ये हो जाएगा 28/72, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो कितना से जाएगा, 4 से करते हैं ना, 4 7 जा और 4 1 जा 4, 18, 7/18, 7/18, इसका आंसर होगा ये। बात यहाँ पर क्या है कि पहले हमारे पास 9 है, 9 में से हम पहले निकालना है कि क्या, कि 2 निकाल रहे हैं। तो पहला बार निकाले अगर वो लेफ्ट हैंडेड हो गया तो उसका प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंडेड का क्या है, तो 2 ही लेफ्ट हैंडेड ग्राफ है, तो 2/9। अब उसमें से एक वो निकल चुका है तो बचा 8 है, अब 8 में से राइट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 राइट हैंडेड, तो 7/8। फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या, कि पहला वाला जो है अगर राइट हैंडेड हो गया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7/9, और फिर राइट हैंडेड होने और लेफ्ट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/8। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड, तो इसलिए इसका अंदर आंसर जो है 7/18। क्लियर ना, चले आगे। अब इसमें तो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ये नहीं था। तो इसमें देखो कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एमपीएल बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल W/R होता है, ठीक है, ये ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल W/R, ये भी सही। अब इसको अगर तुम इसकी को ऊपर नीचे कर लो तो ये हो जाएगा एमपीएल W/MP/R, तो ये भी सही। अब यह बोल रहा है MRTS इज इक्वल टू R/W, इसका उल्टा, जब ये सही है तो ये गलत है ना, होगा ये गलत है। इसके लिए कुछ बहुत स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये 4 गो फॉर्मूला देख के स्पेशल जानकारी की जरूरत नहीं थी, यहीं पर देख के इसका आंसर हो रहा था। तो क्वेश्चन में हमेशा ना कुछ अलग पूछा है, कुछ ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन है उसी पर ध्यान से देखने से आंसर हो जाता है। ये हम चुने इसीलिए थे कि यही बताने के लिए कि इसके लिए कोई अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ ये तीनों सही है, या तो ये सही होगा या तीनों सही होगा, तो ये तीनों सही होगा ना, ये कहूँ सही होगा। बोल रहा है क्या, द नॉमिनल टैरिफ, है ना, बोल रहा है कि द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर ऑफ तुम्हारा जो है final commodity is 10%. Ratio of cost to the imported input to the price of the final commodity in the absence of tariff AI is equal to 0.8, and the nominal tariff rate at the imported output TI is equal to 20%. Find the rate of effective protection. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो रेट ऑफ इफेक्टिव, फॉर्मूला जानते हैं तो पता है, नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा। प्रोटेक्शन, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू टी माइनस ए टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन क्या है, तो जी जो है वो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है ना, टू द प्रोड्यूसर ऑफ द फाइनल कमोडिटी, जो फाइनल कमोडिटी है उसका।
टी जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ ऑन द कंज्यूमर है ना, ऑफ द फाइनल कमोडिटी। तो फाइनल कमोडिटी का जो टैरिफ है वो टी है। ए जो है द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ तुम्हारा जो है इंपोर्ट इनपुट टू द प्राइस ऑफ तुम्हारा फिक्स्ड कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ, है ना। तो वही चीज है, वही वाला ए यहाँ पर दिया हुआ है। और तुम्हारा जो है लास्ट जो है टी आई द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट, तो वो 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज दिया हुआ है इसी फॉर्मूला में। तो टी के बारे में बोला 10%, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10% को कैसे लिखते हैं, 0.1। ए तो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.8। ठीक है, टी आई दिया हुआ है कितना, 20%, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, और 1 माइनस 0.8 फॉर्मूला में डाले, तो 0.1 माइनस 0.16 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.1 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.06 माइनस और डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, इधर से हटाएंगे तो वह 6 है ना, और यहाँ पर 2 इंटू 10 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.3। ठीक है, तो माइनस 0.3 मतलब क्या हो गया, 30% का माइनस, क्योंकि माइनस है और 0.3 है, 3 में 31। अगर 20% 2 हो सकता है, 10% 0.1 हो सकता है, तो 0.3 30% है। आंसर 4। क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला ही वाला याद रखना। सर थोड़े से ना क्वेश्चन आए थे, थोड़ी जैसे सीरीज पेपर्स देखते हैं ना, उससे थोड़े से हटके थे, ज्यादा नहीं था थोड़ा ठीक है, लास्ट में। थोड़ा बहुत इतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना, इसमें क्या है। ये तो अब रेट ऑफ इफेक्टिव पेरिड तो हमको पढ़ना है ना, ऐसा तो नहीं है, नहीं पढ़ना है। तो ये तो इंटरनेशनल, तो मैथ्स का क्वेश्चन ही है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला था, मैंने उसको उठा के दे दिया। मैथ्स का क्वेश्चन ही नहीं है ये ना, ये तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, द आउटकम ईच टाइम द गेम इज प्लेड, नहीं ये नहीं होता है, एक टाइम में होता है, नैश इक्विलिब्रियम थोड़ा ना होता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यस, बर्ट्रैंड में, कुर्नो में, ये सब जो आ रहा है तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आता है ना, नैश इक्विलिब्रियम, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये सही बात। A situation in which one player will not deviate given the strategy of other player, exactly यही हो रहा था कि ना, वो बदल नहीं रहा है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां से किसी को भी डेविएट होने पे कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये बताया था हमने इक्विलिब्रियम में। तो ये भी होता है। द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फॉर द फर्स्ट मूवर, ऐसा कोई बात नहीं है। द पेयर ऑफ डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, नो। तो ये तीन नहीं होगा, ये दोनों होगा, तो जो भी होगा बी डी, बी और सी, तो बी सी ऑप्शन। ये नेसिकुलर में बताते समय यही बताया थे, ये सब चीज हो ही नहीं सकता है। तो अगर गेम थ्योरी का पढ़े होंगे तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। अब पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, क्या कि ई सी ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये गलत है। ई सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये वाला पहला गलत है। इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल, ई एक्स प्लस ई वाई, तो ये हो सकता है बिल्कुल, ये वाला सही फॉर्मूला है, इसमें हम लोग कर सकते हैं, तो दिस इज राइट। ठीक है, तो ये राइट है, हो जाएगा। मीन्स है, मीन का किसी का जोड़ के और अलग अलग भी करोगे तो एक ही बात। उसके बाद वो तीसरा जो फॉर्म है वो बोलता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये एकदम सही है, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, ठीक है ना। तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 0 प्लस में अगर 0 करोगे वेरिएंस में, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का वेरिएंस एक्स हो गया, और प्लस माइनस 0 तो 0 होता है, तो ये वाला सही है, तो ये होता है। तो ये भी सही हो गया, दो वाला दो सही हो गया। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन ई एक्स वाई इंडिपेंडेंट होता है, ई एक्स और ई वाई होता ही है, तो ये तो सही है। अब वेरिएंस ऑफ ए एक्स पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू
होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये कांस्टेंट अगर अंदर में इसके साथ जुड़ा हुआ है ना तो ये स्क्वायर हो जाता है ना। इसीलिए यहां पर ये केवल ए दिया है इसलिए रॉन्ग, तो ये रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी सी डी। जहां भी बी सी डी होगा लगा दो, बी सी डी। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का ये चीज जो है इसको जानना चाहिए, इससे क्वेश्चन आया है ना। ये वाला मेन चीज जानने का बात है कि ई सी कॉन्स्टेंट ऑफ सी इज कॉन्स्टेंट और वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, और किसी के साथ वेरिएंस लगा हुआ है ना, टू स्क्वायर हो जाता है। ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से बन जाएगा। फिर बोलता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट आर द ओएलएस एस्टिमेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अभी बताया था, आप ही आंसर करो, बताओ क्या होगा। द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स आर लीनियर, ठीक है ना, लीनियर तो होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो गड़बड़े। द एस्टिमेट कोफिशिएंट आर अनबायस्ड, तो अनबायस्ड भी होता है कि नहीं होता है, कि बायस्ड होता है ऑटो कोरिलेशन में? सर अनबायस्ड ही होना चाहिए। अनबायस्ड होना नहीं चाहिए, होता ही है। आप अंदाजा मत लगाइए, क्वेश्चन परफेक्ट बताइए। होना नहीं चाहिए, होता ही है। ठीक है, और उसके बाद तो ए भी हो गया। द एस्टिमेट्स आर बायस्ड, जब अनबायस्ड हो गया तो बायस्ड नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। द एस्टिमेट्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी रहता है उसमें, एफिशिएंसी का चला जाता है, तो ये होगा। तो ए बी सी जहां भी होगा, ए बी डी, सॉरी ए बी डी होगा, सी तो काट ही दिए, तो ये होगा। इसको तो एकदम कॉन्फिडेंटली याद रखिए, वो जो ऑटो कोरिलेशन हेटेरोस्केडासिटी एक ही ऐसा है दोनों, इसमें गलती आप लोगों का कभी नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में लिखा हुआ। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो बोल रहा है कि इसका z जो है अगर 0.67 है तो 55% एरिया को कवर करता है, ये वाला गलत। 55% को एरिया को नहीं करता, नहीं। ये है z इजिकल टू 1.6, तो 95% एरिया कवर करता है, एकदम सही। z इजिकल टू 2 होता है तो 95.44 को करता है, ठीक है, चलेगा। द डिस्टेंस ऑफ मीन ऑर्डिनेट्स ऑफ z 2.5 इज 98%, तो क्या ये 98% होता? नहीं, ये 93 डेविएशन में तो हमको पता है कि 99.73 करता है, तो हमको सर बी सी ई जो है वो सही लग रहा है, और यही होगा सही। तो ये एक छोटा सा डेटा है नॉर्मल का, उसको देख लीजिएगा, उसमें सब सही आंसर होता है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिस्टेंस होता है, और जेड वैल्यू क्या, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में और 3 स्टैंडर्ड में। तो वो 95% डेटा होता है 2 स्टैंडर्ड में, और 99.73 हो जाता है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अराउंड 67% डेटा जो है वो कवर होता है तुम्हारा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई खास ये नहीं है, नॉर्मल का प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर। देखो assumption से क्वेश्चन आता है हमेशा, बताए द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, सही है या नहीं है? पढ़ के बोलो, आगे सोच के बोलो, क्या ये सही है ये स्टेटमेंट या नहीं है? स्टार्टिंग ही में रिग्रेशन पर एकदम सही है। लीनियर इन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमेशा जो अल्फा बीटा, इसको बोले थे ना स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, नहीं होगा, तो लीनियर इन पैरामीटर्स, ये राइट। द जीरो मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो ई यू आई इज इक्वल टू जीरो, ये तो है ही, तो ये भी सही है। द वेरियंस ऑफ वाई इज नॉट कांस्टेंट, नहीं इट इज कांस्टेंट, तो वेर ऑफ यू आई इज कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हेटेरोस्केडासिटी हो जाएगा, है ना। हम होमोस्टेडासिटी मानते हैं, ये खत्म, ये नहीं होगा।
देयर इज ए सीरियल ऑटोकोलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म, ये भी नहीं होगा, ऑटोकोलेशन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर, एकदम सही। तो जो 11 को हम लिखाए थे उसी से ना आया, उसे बाहर से नहीं ना आया क्वेश्चन। देखो एजम्पशन में तो ए बी ई कहाँ है, ए बी 2 नंबर। तो टेढ़ा मेढ़ा भी पूछेगा ना तो जो पढ़ाए हैं उसी से पूछेगा, नहीं तो उसे नहीं, ई मत पूछिएगा तो उससे अलग पूछेगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, उससे ज्यादा पढ़ेगा तो कंफ्यूजन हो। पढ़ने को तो आप बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, तो एक आध क्वेश्चन इससे मिस भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी 20 में से हम 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन करके आए तो बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट देन फाइंड विच ऑफ द करेक्ट इन द लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। ये भी हम एक जगह से प्रॉपर्टीज लिख के दे दिए हैं, उसी से बन रहा है। ए इंटरसेक्शन 5 इज 5, क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, ए में से अगर 5 को इंटरेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो सही है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी सही है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन 8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, एकदम सही है। बी क्या है, माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं, बी माइनस ए मतलब क्या हुआ, बी में से ए घटा दिया तो यही वाला बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो बी में नहीं है वो ये है, और ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, मतलब जो ए में नहीं है वो है, वो ये होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए यूनियन बी मतलब पूरा मिला दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, तो इसके अलावा कुछ हो सकता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के जो है तीन ही सही है, ए बी एंड सी, ए बी सी होगी, तो डी आंसर होगा। तो वो प्रॉपर्टीज जो हम दिए हैं उसको जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर वेन डायग्राम आता है तो प्रॉपर्टीज याद कर रखने की जरूरत नहीं, अपने आप से बन जाए। अब ये बताओ, टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज फॉर द टेस्ट स्टेशनरी ऑफ टाइम सीरीज इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेटेड एरर टर्म। अगर एरर टर्म कोरिलेटेड है तो कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, अब बताओ। डिक्यूफ्यूलर और आर्गुमेंटेड डिक्यूफ्यूलर में यही अंतर है कि अगर एरर टर्म कोरिलेटेड हो तो आर्गुमेंटेड डिक्यूफ्यूलर टेस्ट यूज करते हैं, बाकी समय में डिक्यूफ्यूलर, तो इसलिए इसका आंसर ऑगमेंटेड डिक्यूफ्यूलर टेस्ट होगा। और लास्ट में इसमें पूछ रहा है द इंट्रा इंडस्ट्री इंडेक्स, ठीक है। अभी देखो सब एक ही सा लग रहा है, लेकिन इसका सबसे पहले क्या है, टी इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको मॉड ऑफ दिस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एम, ठीक है। इसको मॉड होने का क्या जरूरत है, तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा और बाकी सब तो कोई होना नहीं, तो यही होगा फर्स्ट वाला। तो ये भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ये जानते हैं हम लोग, अगर इंट्रा इंडस्ट्री इंडेक्स को तो जानते हैं तो नहीं जानते। तो ये जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था, है ना, उसका आंसर है, ठीक है। अब जो है हम लोग एक और बचा जो सेकेंड शिफ्ट वाला है, उसको भी कल लेंगे या परसों लेंगे, क्या है कि सर इसका समझ नहीं आया सर, हम कैसे आंसर बनाया वन। वन समझ में नहीं आई, ये फॉर्मूला है, इसमें समझाना ही नहीं, बताया तो फॉर्मूला है। में क्या फर्क है, मतलब तो आप जो ऊपर बता रहे थे ना। ये देखो ना, यहाँ ऊपर में मॉड है, वो केवल ऊपर में मॉड होगा ना, नीचे में मॉड नहीं होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तुम देखो कि नीचे में मॉड है ऊपर में मॉड नहीं है, तो ये गलत हो गया।
यहाँ दोनों में मॉड है इसीलिए गलत हो गया, केवल ऊपर में मॉड होगा नीचे में x प्लस है। दिस इज फॉर्मूला, इसमें कोई अपनी तरफ से कोई ट्रिक नहीं है। सर ये आप डालोगे मतलब रिकॉर्डेड बाद में? हाँ हाँ, ये वाला डाला है सर ये हमारे सभी ग्रुप्स में डालोगे आप? हाँ, ये तो फ्री में यूट्यूब में भी जाएगा, सब जगह रहेगा, ठीक है है ना, ये सब जगह जाएगा, सारा जगह जाएगा, सर। ठीक है ना। तो थैंक यू, कल हम